चलिए इस गाइडेड टूर की शुरुआत करते हैं इसके पहले पन्ने से। विषय है भारत के करंट अफेयर्स, कौन क्या कहाँ। जी। ये 2025-26 के केंद्रीय प्रशासन का डेटाबेस है और हम सीधे इसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी संवैधानिक पदाधिकारियों पर चलते हैं। ये वो पद हैं जो हमारे गणतंत्र की नींव हैं। इस लिस्ट में देखिए सबसे ऊपर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि सिर्फ एक औपचारिक पद है। हाँ, पर ऐसा नहीं है। दरअसल राष्ट्रपति के पास लेजिस्लेटिव पावर होती है। वो किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकती हैं और वो तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर भी हैं। अच्छा, और राष्ट्रपति के बाद आते हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। इनकी भूमिका भी काफी दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद मतलब दोहरी जिम्मेदारी वाला है। वो सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, बल्कि राज्यसभा के सभापति भी हैं। ओह राइट। यानी वो सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं, जो उन्हें विधायी प्रक्रिया में एक बहुत ही अहम किरदार बना देता है। और फिर बेशक आते हैं सरकार के कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 15वें प्रधानमंत्री हैं। देश की असल कार्यकारी शक्ति तो उन्हीं के पास है। ठीक है, तो ये तो हुए देश के शीर्ष कार्यकारी और संवैधानिक प्रमुख। अब उस ब्रांच की तरफ चलते हैं जिसका काम इन पर नजर रखना है। न्यायपालिका। हाँ, देश की न्यायपालिका। यहाँ से लोकतंत्र के दूसरे स्तंभ की बात शुरू होती है। न्यायिक प्रमुखों की लिस्ट में सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जो 53वें सीजेआई हैं। और सीजेआई की भूमिका भी सिर्फ सबसे सीनियर जज होने तक तो सीमित नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, वो मास्टर ऑफ द रोस्टर भी होते हैं। मतलब ये वही तय करते हैं कि कौन सा केस कौन सी बेंच सुनेगी। ये उन्हें न्यायिक प्रशासन में अपार शक्ति देता है। अच्छा, इसी लिस्ट में महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल का भी जिक्र है। इनमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इसे ऐसे समझते हैं, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल जो आर वेंकट रमणी हैं, जी, वो भारत सरकार के चीफ लीगल एडवाइजर हैं। ओके सुप्रीम कोर्ट में सरकार के सबसे बड़े वकील। ओके। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उनके ठीक नीचे आते हैं। वो देश के दूसरे सबसे बड़े कानून अधिकारी के तौर पर उनकी मदद करते हैं। तो कह सकते हैं कि वेंकट रमणी लीड वकील हैं और मेहता उनके प्रमुख सहयोगी। और इसमें एक और नाम है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। पर्यावरण के लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल क्यों? देखिए, क्योंकि पर्यावरण से जुड़े मामले बहुत तकनीकी और जटिल होते हैं। एनजीटी इसीलिए बनाया गया ताकि ऐसे केसों का निपटारा तेजी से हो सके और इसके लिए जो जरूरी वैज्ञानिक और कानूनी विशेषज्ञता है वो एक ही जगह मिल जाए। सही है। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव का काम ये सुनिश्चित करना है कि विकास और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बना रहे। तो हमने देख लिया कि कानून कौन लागू करता है और कौन उसकी व्याख्या करता है, पर ये कानून बनाता कौन है? चलिए अब संसद के गलियारों की तरफ चलते हैं। हाँ, अब आते हैं लेजिस्लेटिव ग्रिड पर, वो जगह जहां देश की नीतियां बनती हैं और सरकार की जवाबदेही तय होती है। पहले बात करते हैं राज्यसभा यानी उच्च सदन की। यहाँ सभापति तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ही हैं, जैसा हमने पहले बात की। उनके अलावा उपसभापति हैं श्री हरिवंश। और सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता भी होते हैं। इनकी क्या भूमिका होती है? ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। नेता सत्ता पक्ष जो जेपी नड्डा हैं, वो सरकार का एजेंडा सदन में रखते हैं, जबकि नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं और मतलब विपक्ष की आवाज को एकजुट करते हैं। सही है। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए ये संवाद बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और सदन का पूरा प्रशासनिक काम महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी देखते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा की, जिसे जनता का सदन भी कहा जाता है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। स्पीकर का काम सिर्फ सदन चलाना नहीं होता, बल्कि उसकी गरिमा बनाए रखना और निष्पक्षता से हर सदस्य को मौका देना भी है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। हाँ, जिनकी भूमिका सरकार की सीधी जवाबदेही तय करना है। और लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह, जो सदन के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। ठीक है, अब उन संस्थाओं की बात करते हैं जो लोकतंत्र के पहरेदार हैं। मेरा मतलब है निर्वाचन आयोग और देश के हिसाब किताब पर नजर रखने वाली संस्थाएं। हाँ, ये वो संस्थाएं हैं जो सिस्टम में जनता का भरोसा बनाए रखती हैं। सबसे पहले निर्वाचन आयोग। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, 26वें सीईसी। भारत जैसे विशाल देश में निष्पक्ष चुनाव कराना, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी। और ये जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। और उनकी टीम में और भी लोग हैं शायद? हाँ, उनकी मदद के लिए 2 चुनाव आयुक्त हैं, विवेक जोशी और सुखबीर संधू। और फिर उपचुनाव आयुक्त भी हैं, अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। ये पूरी टीम मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया को मैनेज करती है। अब आते हैं वित्तीय पहरेदार पर।
CAG और CGA, हम्म ये दोनों पद भी अक्सर लोगों को एक जैसे लगते हैं। इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो संजय मूर्ति हैं, वो सरकार के खर्चों के बाहरी ऑडिटर हैं, एक स्वतंत्र संस्था जो अपनी रिपोर्ट सीधे संसद को देती है। अच्छा, मतलब वो देखते हैं कि जनता का पैसा सही से खर्च हुआ या नहीं। बिल्कुल। जबकि CGA यानी महालेखा नियंत्रक TC कल्याणी, वो सरकार की अंदरूनी अकाउंटेंट है। वो रोजमर्रा के हिसाब किताब को मैनेज करती है। तो एक ऑडिटर है और दूसरी अकाउंटेंट। ये बहुत ही साफ तरीके से समझ आया। चलिए अब देश की सुरक्षा की पहली दीवार यानी सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों पर नजर डालते हैं। बिल्कुल। इस पूरे स्ट्रक्चर के शीर्ष पर है सर्वोच्च सेनापति यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लेकिन जो ऑपरेशनल कमांड है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पद है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का, जिस पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। ये पद तो कारगिल युद्ध के बाद बनाया गया था ना? हाँ, ताकि तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच बेहतर तालमेल हो सके। और तीनों सेनाओं के अपने प्रमुख भी हैं? हाँ बिल्कुल। थल सेनाध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी, जो 30वें सेनाध्यक्ष हैं। वायुसेना की कमान संभाल रहे हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, 28वें वायुसेनाध्यक्ष। और नौसेनाध्यक्ष? समुद्री सीमाओं की रक्षा का जिम्मा है नौसेनाध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी पर, जो 26वें नौसेनाध्यक्ष हैं। इस लिस्ट में एक और पद है DGMO यानी महानिरीक्षक सैन्य अभियान। ये CDS से कैसे अलग है? देखिए, CDS का काम है तीनों सेनाओं के बीच लॉन्ग टर्म प्लानिंग और इंटीग्रेशन, जबकि DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, उनका काम ज्यादा टैक्टिकल है। मतलब रोजमर्रा के सैन्य ऑपरेशंस की योजना बनाना और उन्हें लागू करना। अच्छा, तो वो जमीनी स्तर पर एक्शन देखते हैं। सही पकड़ा। यहाँ से हम सरकार के उस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जो पर्दे के पीछे रहकर असली मशीनरी चलाता है, सचिव और सलाहकार। ये नाम अक्सर सुर्खियों में नहीं रहते, पर असली पावर इन्हीं के पास होती है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये देश की स्टील फ्रेम यानी नौकरशाही के शीर्ष अधिकारी हैं। इस लिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण पद है कैबिनेट सचिव का, जिस पर TV सोमनाथन है। ये भारत के सबसे सीनियर सिविल सर्वेंट होते हैं ना? हाँ, और पूरी ब्यूरोक्रेसी के हेड होते हैं। वो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि पूरी कैबिनेट के सचिव होते हैं। तो फिर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की भूमिका इससे कैसे अलग है? प्रमोद कुमार मिश्रा इस पद पर हैं। ये एक और दिलचस्प पावर डायनामिक है। कैबिनेट सचिव पूरे सिस्टम के प्रमुख हैं, जबकि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा, वो सीधे प्रधानमंत्री के सबसे भरोसेमंद सलाहकार और उनके कार्यालय के प्रमुख होते हैं। PMO का सारा काम वही देखते हैं। अच्छा, तो एक पद सिस्टम का प्रमुख है, दूसरा व्यक्ति का। बिल्कुल। इसी लिस्ट में प्रधानमंत्री के निजी सचिव निधि तिवारी और प्रधान सचिव 2 शक्तिकांत दास का भी नाम है। और देश के 3 सबसे बड़े मंत्रालय गृह, वित्त और विदेश, इनके सचिव कौन हैं? गृह सचिव हैं गोविंद मोहन, जिनके ऊपर देश की पूरी आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है। वित्त सचिव हैं अजय सेठ, जो देश की अर्थव्यवस्था और बजट की देखरेख करते हैं। और विदेश सचिव? विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, 35th विदेश सचिव। वो दुनिया भर में भारत के हितों को आगे बढ़ाते हैं। ये तीनों पद सरकार की रीढ़ हैं। सचिवों और सलाहकारों की इस लिस्ट का एक दूसरा हिस्सा भी है, जिसमें कुछ और रणनीतिक पद हैं। हाँ, ये पद राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक मामलों में गहरी विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। जैसे रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार सिंह, जो रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख हैं। मतलब सेना और सरकार के बीच एक पुल। एक तरह से हाँ। और राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव हैं, जो देश की टैक्स नीतियों को संभालते हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA का पद तो हमेशा ही चर्चा में रहता है। बिल्कुल। अजीत डोभाल इस पद पर हैं। NSA का पद किसी मंत्रालय के अधीन नहीं होता, वो सीधे प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा पर सलाह देते हैं। उनकी भूमिका बहुत लचीली और शक्तिशाली होती है। और उनकी मदद के लिए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी। हाँ, अनीश दयाल सिंह। और आर्थिक और वैज्ञानिक सलाहकार? मुख्य आर्थिक सलाहकार है V अनंत नागेश्वरन, जिनकी टीम हर साल इकोनॉमिक सर्वे तैयार करती है और सरकार को आर्थिक दिशा दिखाती है। और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है अजय कुमार सूद, जो देश को विज्ञान और तकनीक से जुड़ी नीतियों पर सलाह देते हैं। चलिए अब उन संगठनों की तरफ बढ़ते हैं जो देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए खुफिया जानकारी जुटाते हैं और जांच करते हैं। भारत की इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां, ये देश का नर्वस सिस्टम है जो खतरों का पता लगाता है। इस क्षेत्र में सबसे पहले हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इनका मुख्य काम सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को रोकना है। फिर आती हैं जांच एजेंसियां। जैसे CBI और रॉ, ये दो नाम सबसे ज्यादा सुने जाते हैं। हाँ, CBI यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रमुख हैं प्रवीण सूद। ये देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, भ्रष्टाचार से लेकर संगीन अपराधों तक की जांच करती है। और
वहीं रॉ, जिसके प्रमुख पराग जैन है, वो भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी है। उसका काम दूसरे देशों में भारत के हितों की रक्षा करना और खुफिया जानकारी जुटाना है। और NIA, IB और ED जैसी एजेंसियों में क्या फर्क है? ये बहुत कंफ्यूजिंग है। देखिए, इन सब का काम बहुत स्पेसिफिक है। NIA, जिसके महानिदेशक सदानंद वसंत दाते हैं, वो खासतौर पर आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करती है। अच्छा, सिर्फ आतंकवाद? हाँ। IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसके निदेशक तपन कुमार डेका हैं, वो देश के भीतर की खुफिया जानकारी जुटाती है। ये भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है। और ED? और ED यानी प्रवर्तन निदेशालय, जिसके निदेशक राहुल नवीन है, वो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे वित्तीय अपराधों की जांच करती है। अच्छा। इनके अलावा NCB के प्रमुख अनुराग गर्ग हैं, जो ड्रग से जुड़े मामलों को देखते हैं, और CIC राजन कुमार गोयल सूचना के अधिकार को संभालते हैं। अर्धसैनिक बल, हमारी सीमाओं के प्रहरी। ये वो बल हैं जो देश की सबसे मुश्किल सरहदों पर तैनात रहते हैं। हर बल की अपनी एक खास जिम्मेदारी है। जैसे BSF यानी सीमा सुरक्षा बल, जिसके प्रमुख प्रवीण कुमार हैं, वो मुख्य रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर तैनात है। और नेपाल, भूटान और चीन की सीमाओं पर? नेपाल और भूटान की शांत लेकिन संवेदनशील सीमा पर SSB यानी सशस्त्र सीमा बल तैनात है, जिसके प्रमुख संजय सिंघल हैं। और चीन से लगी सीमा पर? वहां सबसे चुनौतीपूर्ण माहौल में ITBP यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस निगरानी करती है, जिसके प्रमुख भी प्रवीण कुमार हैं। पूर्वोत्तर और हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा का क्या? पूर्वोत्तर में खासकर म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स तैनात है, जिसके प्रमुख विकास लखेड़ा है। ये देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। अच्छा। और भारत की जो 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा है, उसकी सुरक्षा भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG के जिम्मे है, जिसके प्रमुख S परमेश हैं। दूसरा हिस्सा वो है जो देश के अंदर सुरक्षा का काम करता है, जैसे CRPF, जो नक्सल प्रभावित इलाकों से लेकर चुनावी ड्यूटी तक हर जगह तैनात रहती है, और CISF, जो हमारे एयरपोर्ट्स, मेट्रो और बड़ी बड़ी सरकारी फैक्ट्रियों की सुरक्षा करती है। इसके अलावा NSG जैसे विशेष बल हैं जो आतंकी हमलों का सामना करने के लिए प्रशिक्षित हैं। यह एक बहुस्तरीय सुरक्षा ढांचा है। इसी लिस्ट में एक नाम है सोनाली मिश्रा, RPF की महानिदेशक। ये खास है ना? बिल्कुल, वो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक हैं। ये दिखाता है कि अब सुरक्षा बलों के शीर्ष पदों पर भी महिलाएं पहुंच रही हैं, जो एक बहुत सकारात्मक बदलाव है। बिल्कुल। सुरक्षा के बाद अब आते हैं उन संस्थाओं पर जो देश के लिए नीतियां बनाती हैं और भविष्य की दिशा तय करती हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है नीति आयोग। नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, वो देश का सबसे बड़ा थिंक टैंक है। इसने योजना आयोग की जगह ली है। इसका काम सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि राज्यों के साथ मिलकर देश के लिए लंबी अवधि की रणनीति तैयार करना है। उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी और CEO BVR सुब्रमण्यम इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। नीति आयोग के अलावा भी कई महत्वपूर्ण आयोग हैं, जैसे UPSC और विधि आयोग। हाँ, और सबके काम बहुत खास है। UPSC अजय कुमार की अध्यक्षता में देश के लिए IAS, IPS जैसे अधिकारी चुनता है। मतलब देश की सबसे बड़ी प्रतिभा को शासन में लाने का काम। बिल्कुल। वहीं 23वां विधि आयोग दिनेश माहेश्वरी की अध्यक्षता में पुराने कानूनों की समीक्षा करता है और कानूनी सुधारों पर सरकार को सलाह देता है। इसी तरह राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जैसे निकाय समाज के खास वर्गों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। इतनी सारी जानकारी के बाद अगर हमें 5 सबसे अहम पदों को याद रखना हो जिनके इर्द गिर्द पूरा सिस्टम घूमता है, तो वो कौन से होंगे? ये एक अच्छा सवाल है। मेरे हिसाब से अगर 5 को चुनना हो तो सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत। क्यों? क्योंकि वो कानून के शासन के संरक्षक हैं। दूसरे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, क्योंकि वो हमारी सैन्य शक्ति के एकीकरण का प्रतीक है। तीसरे, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, क्योंकि वो हमारे लोकतंत्र की निष्पक्षता की गारंटी है। और बाकी 2? चौथे, CAG संजय मूर्ति, क्योंकि वो सरकारी खजाने के रखवाले हैं। और 5वें, विदेश सचिव विक्रम मिश्री, क्योंकि आज की दुनिया में भारत की विदेश नीति देश की तरक्की के लिए बेहद जरूरी है। ये 5 पद एक तरह से न्यायपालिका, रक्षा, चुनाव, वित्तीय जवाबदेही और कूटनीति की धुरी है। तो ये था भारत के विशाल प्रशासनिक ढांचे का एक खाका। हमने संवैधानिक प्रमुखों से लेकर न्यायपालिका, संसद, सेना, नौकरशाही और देश की सुरक्षा व नीति बनाने वाली एजेंसियों के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के बारे में जाना। सही कहा। और ये सिर्फ नामों और पदों की सूची नहीं है, ये उस जटिल मशीनरी की तस्वीर है जो भारत जैसे विशाल और विविध देश को हर रोज चलाती है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि भविष्य की सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी चुनौतियों का सामना करने के लिए
ये ढांचा खुद को कैसे बदलेगा? क्या हमें नए तरह के पदों या संस्थाओं की जरूरत पड़ेगी? ये वो सवाल है जो इस संरचना को और भी दिलचस्प बना देते हैं।